हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, सीजन की 16 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया कलेक्टेड जस्ट 3% ऑफ ई वेस्ट जनरेशन। एक सेकेंड। हाँ, इंडिया कलेक्टेड जस्ट 3% ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2018, 10% फिर 2019 में। अभी किसकी रिपोर्ट आई है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना कि रिपोर्ट किसने मतलब कि पब्लिश करी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट ने ये इन्फॉर्म किया है जो हमारा ई वेस्ट 2019-2020 में जो जनरेट हुआ है या एस्टिमेशन लगाया है कितना होगा, नियर अबाउट 10,000 टन जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या वेस्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जैसे आपके कोई भी ओल्ड चार्जर हो गया या आपके ईयरफोन्स हो गए, ठीक है, या फिर उन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की जो लाइफ है, सर्विस लाइफ है, वो पूरी खत्म हो चुके हैं या फिर वो खराब हो चुके हैं। ठीक है, अभी क्या ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इतना ज्यादा अमाउंट में जनरेट करती है आफ्टर चाइना एंड USA। गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम क्या हमारा 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट पे लॉ को पास किया था। इसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को भी इनेक्ट किया गया और आई थिंक ये आपको पता होगा। ठीक है, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 में आया था उसने क्या किया था कि जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसी को क्या करना पड़ेगा, जब तक उस प्रोडक्ट की एंड लाइफ नहीं पहुंच जाती तब तक उस वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कोई भी कलेक्शन टारगेट सेट नहीं किया। जैसे गाइस आपको भी पता है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें भी क्या बताया हुआ है, जो भी प्रोड्यूस करता है प्लास्टिक को उसी की ड्यूटी है कि उसके वेस्ट को क्या करना है, कलेक्ट करना है। उसी तरह ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर क्या जो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, उसी की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके वेस्ट को मैनेज करेगा। लेकिन इसमें कोई कलेक्शन टारगेट सेट नहीं किए हुए हैं। अब जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंडर क्या किया था, एक प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लेके आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो मैन्युफैक्चर, डीलर, रिफर्बिशर और जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको इस रूल्स के अंदर लेके आया गया। इसके अंदर क्या होएगा, जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कलेक्शन टारगेट रखने होंगे और उनको उतना ई वेस्ट को कलेक्टर करना पड़ेगा अंडर द पॉलिसी जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। देखो सेम ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में है, उसके अंदर भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने अभी आपको बताया। और यही सेम क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल्स जब 2016 में आए तो इसके अंदर क्या गया, उन्हें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्फेयर में लेके आया गया। ई वेस्ट के अंदर 21 टाइप्स के जो वेस्ट हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, जिसको द्वारा 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ ई वेस्ट इंडिया में कलेक्ट होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है और जिसको जो रेगुलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2 तरह का वेस्ट है, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सेकेंड है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपके LCD LED टेक्नोलॉजी या टेलीविजन सेट्स हो गए, जो आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो गए, ACs हो गए, ठीक है, या फिर जो इसके अलावा जो आपके लैंप्स यूज हो गए जिसमें मर्करी होता है या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। अब IT एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट है, जैसे आपके मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स हो गया, या आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, या लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गए, नोटबुक कंप्यूटर्स हो गए, नोटपैड कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ठीक है, कॉपिंग इक्विपमेंट जैसे आपकी तो जीरोक्स मशीन्स है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स हो गए, यूजर टर्मिनल सिस्टम हो गए, टेलेक्स, टेलीफोन्स, फेसिमिल, पे टेलीफोन्स, कॉर्डलेस टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन, अनसेलुलर। ठीक है, तो इस तरह से किया जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उनको 2 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ा कि जो इंडिया में जो ई वेस्ट कलेक्ट होता है वो मेजोरिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिस वजह से उसको वो जो वेस्ट है वो अनरेगुलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीजेस द 5th एडिशन ऑफ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020। अगेन गाइस, ये जो न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वही एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, दैट इज द UNEP। ठीक है, एडेप्टेशन गैप का मतलब क्या होता है कि जो हमने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है और हमने एक्चुअली उन गोल्स को कितना इंप्लीमेंट किया है
उनके बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन गैप। लाइक आपने टारगेट बोला था कि आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 5 घंटे पढ़ा, तो आपके 3 घंटे का आपका गैप रह गया, ठीक है। सो अडेप्टेशन गैप इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड अडेप्टेशन एंड अ सोसाइटल सेट गोल, जो डिटरमाइन करता है आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइन करती हो। लाइक आपको पता है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है कि मैं पॉलिटी पढ़ूंगा रिलेटेड टू टॉलरेटेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड रिसोर्स लिमिटेशंस एंड कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज, ठीक है। मतलब कि आप क्या, जैसे आपको पता है एनवायरमेंट कितना डिग्रेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट करते हो कि किस तरह से मैं जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को मैं एड्रेस कर सकता हूँ, या जो रिसोर्स लिमिटेशंस हो रही हैं या जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको मैं किस तरह सेट कर सकता हूँ। हाईलाइट किया 72% ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 नेशनल लेवल एडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, अडॉप्ट किया, और जो मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अभी नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स को प्रिपेयर कर रही हैं। जो एनुअल कॉस्ट है एडेप्टेशन की, ताकि हम क्लाइमेट चेंज डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है, वो नियरली 2050 तक क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, जो एडेप्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जिसकी वजह से एडेप्टेशन फाइनेंस है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखो गाइस, काफी बार आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंड है, ठीक है। पहले हम यही पढ़ लेते हैं। 4 मेजर क्लाइमेट और डेवलपमेंट फंड्स हैं, जैसे ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड। तो गाइस एडेप्टेशन फंड किसके अंदर है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, जिसमें यही है कि हमें अपने कार्बन एमिशंस को कम करना है, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये जर्मनी के द्वारा। देखो ये जो फंड्स होते हैं इनके अंदर क्या है, डिफरेंट कंट्रीज को पैसा दिया जाता है, फंडिंग दी जाती है, ताकि हम अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा कंट्री खराब हो रही है या फिर हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, हम उसके क्या कर सके, उनको एड्रेस कर सके और डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ सके, ताकि हम उस फंड को वहां यूज कर सके, ठीक है। तो अडेप्टेशन गैप के अंदर क्या होता है, हम अडेप्टेशन फंड के अंडर से क्या करते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है। सिंपल बात ये है, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं क्या है, अडेप्टेशन एफर्ट्स को इम्पैक्ट किया है, लेकिन इसका जो इफेक्ट कितना है वो अभी तक हम क्वांटिफाई नहीं किया है, ठीक है। अडेप्टेशन को सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में, लेकिन इसका जो बर्डन है वो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। देखो गाइस क्या है, ऐसा है ना, डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। जितना भी क्लाइमेट चेंज पे जो इम्पैक्ट आया है वो किसकी वजह से है, वो डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपमेंट की वजह से है, ठीक है। तो अभी क्या अडेप्टेशन कोस्ट चाहे डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन उनका बर्डन जो ज्यादा जो भुगत रही है वो कौन भुगत रही है, डेवलपिंग कंट्रीज भुगत रही है, ठीक है। सजेशंस क्या है, सजेशन यही है कि हमें क्या करना है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट अडेप्टेशन फाइनेंस को क्या करना है, सिग्निफिकेंटली स्केल अप करना है, ठीक है। ऑफकोर्स क्योंकि देखो अभी हमने क्या पढ़ा, 2050 तक जो अडेप्टेशन फंडिंग है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका मतलब अडेप्टेशन फंड में भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, तभी तो आप आगे डेवलपिंग कंट्रीज को फंड कर सकोगे, फाइनेंस कर सकोगे। तो हमें क्या करना है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट एडेप्टेशन फाइनेंस को स्केल अप करना है, जो ताकि जो गैप हो रहा है उसको हम क्या कर सके, फिल कर सके। इसके अलावा क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए और उसकी हमें प्रायोरिटी बनानी है। मतलब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जैसे एफॉरेस्टेशन, ठीक है, इस तरह की चीजें हमें लेके आनी ताकि हम सबसे पहले इसको प्रायोरिटी बना सके, ठीक है। की टर्म्स क्या है, अडेप्टेशन का मतलब क्या है, ये आप सबको पता हो कि प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, कि आपने क्या एक्चुअली क्लाइमेट को लेके क्या एफर्ट किए और क्या आपने इफेक्ट को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम में अडेप्टेशन सीड्स टू मॉडरेट और अवॉइड हार्म और एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब आप समझ के होगे, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए अपनी जो एक्चुअल कुछ क्या कर सके, कुछ पॉलिसीज है उनको क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके और उनको इंप्लीमेंट कर सके, ताकि हम क्या कर सके, अपने एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके अंदर क्या है, जो भी इस पे सिग्नेटरीज हैं उनको इंप्लीमेंट करना होगा अडेप्टेशन मेजर्स थ्रू नेशनल प्लान, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्ली वार्निंग, प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन अ ग्रीन फ्यूचर। इसके अलावा जो मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो हम कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, ताकि हम क्या कर सके, ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं उनको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन सिंक्स है उनको क्रिएट कर सके। अडेप्टेशन कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट आपकी प्लानिंग की, प्रिपेयरिंग की चल रही है, आप किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे अडेप्टेशन मेजर्स को, इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन को। इसके अलावा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में क्या है, वो एक्शन जो आप ले रहे हो ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको, अपने रिसोर्सेज को क्या कर सको, मैनेज कर सको, रिस्टोर कर सको और इकोसिस्टम को मॉडिफाई कर सको, ताकि जो सोसाइटल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप एड्रेस करो इफेक्टिवली वे में, अडेप्टिव वे में, और साइमल्टेनियसली हम ह्यूमन को क्या कर सके, उनके वेलबींग को भी क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके और बायोडाइवर्सिटी को भी बेनिफिट पहुंचा सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च 3rd फेज ऑफ प्रधानमंत्री
कौशल विकास योजना। ठीक है गाइस, ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके अंदर कवर होगी अंडर GS3। ठीक है, अभी आप सबको पता होना चाहिए पहले जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये फ्लैगशिप स्कीम है किसके अंडर, स्किल इंडिया मिशन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर है, स्किल इंडिया मिशन के अंदर, ताकि हम क्या कर सके अपनी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट प्रमोट कर सके। इसमें क्या है, आपको प्लेसमेंट आपको मिलेगी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी सिंस 2015 टू 2016। ठीक है, स्किल ये जो स्कीम थी कब शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, ताकि हम क्या कर सके अपने कंट्री में स्किल डेवलप करवा सके बच्चों में। ठीक है, और आपको शॉर्ट ड्यूरेशन पे आपको प्लेसमेंट भी आपको दी जाएगी। ठीक है, ओवरऑल आइडिया इसका यही था कि हम इंडस्ट्री और एम्प्लॉयबिलिटी यूथ में बढ़ा के लिखें। ठीक है, फीचर क्या, थर्ड फेज अब इसका शुरू होने वाला है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसका जो थर्ड फेज है वो 2020 से शुरू होने वाला है। इसके अंदर हम 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का। ठीक है, इससे पहले जो कौशल विकास फेज फर्स्ट था वो 2015 से 2016 चला था, फेज सेकंड चला 2016 से 2020 में। ठीक है, फोकस किया है ताकि हम जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको पूरा कर सके। मतलब देखो इंडस्ट्रीज की जो डिमांड होती है वो अलग होती है, और लेकिन जो बच्चा जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो भी अगर आपको एम्प्लॉयड जो होता है उसके बाद उतनी स्किल्स नहीं होती, तो इसका एम ये है कि हम जो डिमांड और सप्लाई गैप के बीच में जो गैप है उसको फिल कर सके, ताकि हम जो बच्चे हैं या यूथ है उनको स्किल डेवलप कर सके इन द एज ऑफ न्यू एज एंड इंडस्ट्री 4.0। मतलब कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब में हम क्या कर सके उनको स्किल प्रोवाइड कर सके। स्कीम क्या है, डिसेंट्रलाइज रखी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी भी सेटअप की जाएगी ताकि जो इनको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, डिमांड ड्राइवन स्कीम होगी विद बॉटम अप्रोच। मतलब बॉटम अप अप्रोच में मतलब क्या होगा कि क्या जॉब रोज होगा उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, मैप किया जाएगा। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल मैनेजमेंट जिसको सेंट्रल कंपोनेंट भी बोला है, जो इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसके अलावा एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड है जिसको स्टेट कंपोनेंट बोला गया है, जो इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा, या फिर स्टेट और यूटीज की जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो उनको क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी क्या जो बैलेंस है जो मतलब कि जितना भी इसको फंड एलोकेट हुआ था फेज 2 के अंदर, अगर उसका जो बैलेंस जो भी खर्च बचा हुआ है उसको फेज 3 में क्या किया जाएगा यूज किया जाएगा। वैसे तो इंडिया में कुछ बचता नहीं है, सब कुछ जो एलोकेट किया उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है बची है तो उसको यूज किया जाएंगे फेज 3 में। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सेट टू बिगिन इन 7 मोर प्लेसेस इन तमिलनाडु। गाइस ये जो हमारी न्यूज है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगा अंडर GS1। ठीक है, अभी क्या है तमिलनाडु के 7 और जगहों पे क्या है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन शुरू हुई। ठीक है, अभी क्या है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया है कि वो तमिलनाडु के 7 और साइट्स में क्या करेगी एक्सकवेशन करेगी। क्यों, उन्होंने किलाड़ी में अभी कुछ फाइंडिंग करी थी तो उससे एनकरेज होकर वो सोच रहे हैं थोड़ा और 7 और साइट्स पे क्या करें वहां पे एक्सकवेट करें। कहाँ कहाँ करें देखो भाई देख लो आप, एक तो भाई रेड में है जो चीजें। ठीक है, इसका नाम है सन्नमने, भाई देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ठीक है, महिला दुमपराई कोदुमनल गंगा कोंडा चोलापुरम, ये अब इसलिए पता है क्योंकि हमने एशियंट में पढ़ा है। किलादी सीवगलाई अधीचलारू कोरकाई ग्रीन में है, वसलाई मूलापल्लम पोरपानी कोठाई इलम सही में नहीं पढ़ना वाला है। ठीक है, जो रेड में जो जगह है ना जो स्पोर्ट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे जो एक्सकवेशन करेगा वो तमिलनाडु का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा, और ग्रीन में जो इन्होंने स्पोर्ट्स बनाए हैं ना इनको जो एक्सकवेशन करेगा वो यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूट्स करेंगे। ठीक है, किलाड़ी क्या है यहाँ पे शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें प्रूव किया कि यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन कभी एक्सिस्ट करती थी तमिलनाडु की संगम ईरा में रिवर वेगई के बैंक्स में। ठीक है, अनदर फील्ड स्टडी जो कंडक्ट की जाएगी वो न्यूलिथिक साइट्स में की जाएगी। कहाँ पे, कृष्णगिरी में, विल्लोर में, धर्मापुरी में, तिरुवन्नमलाई में और सलेम डिस्ट्रिक्ट में। न्यूलिथिक कल्चर आप सबको पता है 10,000 साल पुराना है और होलोसिना ईरा से बिलोंग करता है। जो न्यूलिथिक पीरियड था ये आप सबको पता होगा क्योंकि हमने काफी पीरियड्स पढ़ते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक, न्यूलिथिक, मेगालिथिक। तो न्यूलिथिक पीरियड में क्या ये वेरी सिग्निफिकेंट है मेगालिथिक आर्किटेक्चर के लिए। किस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उस वक्त स्प्रेड हुई थी, किस तरह से जो पोलिश स्टोन टूल्स का यूज किया गया था, स्प्रेड किया गया। ठीक है, इसके अलावा न्यूलिथिक फेज का और क्या फीचर्स हैं उस वक्त आप सबको पता होगा। पोट्री इन्वेंट की गई थी, बहुत ज्यादा सीडेंटरी लिविंग आई थी, स्मॉल और रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज भी एमर्ज हुई थी और लेबर को डिवीजन किया गया था बेस्ड ऑन सेक्स। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में और कौन सी फेमस साइट्स है, अगर हम यूपी में देखें तो कौन कौन सी, कोलदीवा, महागारा, पचोर, इंद्री, अलोंग, बेलन, अदवा, सोन, रिहान, दंगा, लपड़ी एंड पेसोनो रिवर। कश्मीर वैली में कौन कौन से, बुरजाहोम, गुफकरा, हरिपरी गोमा, जय देवी और ओलचीबाग, पंपुर, पंजोम, सोमपुर,
थाइजोगोर, बेगागुन, वजतार, गुरुम, ठीक है, इस जगह पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बिहार में चिरंद है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और तेलाकोट है, ठीक है। तो गाइस ये आप पढ़ लेना, मतलब कि एज सच लाइक इतनी आपसे साइट ऑफ कोर्स आप नहीं याद रख सकते, लेकिन जो अभी रिसेंट है जहां पर एक्सकर्शन होने वाली है वो ऑफ कोर्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इशूज एडवाइजरी ऑन रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है। ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3, ठीक है। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने क्या किया है, रूफटॉप सोलर स्कीम जो स्कीम है उसको क्लैरिफाई किया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट्स में ओनली बाय डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है उनके द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। सोलर पैनल या जो भी इक्विपमेंट्स है उनको इंस्टॉल किया जाएगा एज पर जो मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड्स या जो स्पेसिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक हमें 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी को क्या करना है, बिल्डअप करना है। और इसमें हमारा एम है कि 40 गीगावाट 100 गीगावाट में से 40 गीगावाट हमें मेनली किसमें से करना है, रूफटॉप सोलर से करना है, ठीक है। 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप स्कीम का फेज सेकंड, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, ग्रिड कनेक्टेड जो रूफटॉप सोलर स्कीम है उसको प्रमोट करना है हर एक सेगमेंट में, चाहे रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, सोशल या गवर्नमेंट या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हर एक सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेके आना, इन्वॉल्व करना है ताकि हम सबसे ज्यादा जल्दी वे में क्या कर सके, डिप्लॉय कर सके रूफटॉप सोलर स्कीम को। इसके अलावा हमें क्या करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है सोलर सेल्स की मॉड्यूल पे। आपको पता है हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे सोलर सेल्स के इंपोर्ट पे, ठीक है। सोलर पावर को आप यूज कर सकते हो आइदर फॉर, मतलब कि अपने घर में आप यूज कर सकते हो फॉर कैप्टिव कंजप्शन ऑफ प्रेमिसेस, इवन कि आप उसको ग्रिड में भी फीड कर सकते हो और आप मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस स्कीम के बेनिफिट क्या होंगे, ऑफकोर्स सबसे पहले जो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है वो हमारे रिड्यूस होंगे, क्योंकि जो पावर जो कंज्यूम होगी, जो जनरेशन होगी वो इकट्ठे को लोकेटेड होगी। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो आपको पता है कहीं ना कहीं डे टाइम पे ऐसा होता है सबसे ज्यादा लोड होता है, वो उस वक्त आप उसको टैकल कर सकते हो, क्योंकि जो सोलर जनरेशन मैचेस होते हैं जैसे वो बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा क्या होता है, रूफटॉप स्पेस है वो आपको पता है हर एक जगह अनयूटिलाइज रह जाता है, मतलब जो छत होती है वो अनयूटिलाइज ही रहती है, तो इससे क्या बिल्डिंग में एडिशनल वैल्यू भी आप उसकी ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं छोटी छोटी न्यूज पे। ओपन स्काई ट्रीटी, अभी रशिया ने अनाउंस किया कि वो ओपन स्काई ट्रीटी में क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। इससे पहले यूएसए ने किया था, ये मैंने आई थिंक जून या जुलाई के विजन मंथली करंट अफेयर्स में जब स्टार्ट किया था तब पढ़ाया था, ठीक है। क्यों इन्होंने बोला कि क्योंकि यूएसए विड्रॉ किया तो उसके बाद क्या है, रशिया ने भी सोचा कि यार वो सीरियसली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया, ठीक है, तो रशिया ने भी सोचा कि मैं विड्रॉ करूंगा। जो ओपन स्काई ट्रीटी है वो अलाउ करती है हर एक पार्टी को कि वो शॉर्ट नोटिस पे अनआर्म्ड रिकॉन्सियस फ्लाइट्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के टेरिटरीज के ऊपर से क्या कर सकती है, मतलब उसके जो डाटा को कलेक्ट कर सकती है और मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिव। सपोज करो अब इंडिया से जो फ्लाइट यूएस से जा रही है, अगर वो रशिया से क्रॉस होके जा रही है, उसको ऊपर से लेके जा रही है, तो रशिया के टेरिटरी से अगर होकर गुजरेगी तो रशिया उसका डाटा ले सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये वाली फ्लाइट गुजरी है, और इसमें आप अगर मिलिट्री फोर्स है तो उसकी एक्टिविटीज का भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। जो ओपन स्काई ट्रीटी है ये 34 मेंबर इसके अंदर है, 2002 में इफेक्ट में आई थी। यूएस ने इसके विड्रॉ करा 2020 में और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ओपन स्काई कंसल्टेटिव कमीशन है जिसके अंदर हर एक स्टेट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जो 34 मेंबर्स है उन हर एक स्टेट से पार्टीज मेंबर है वो क्या करते हैं, ओपन स्काई ट्रीटी को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेशनल रिटेल पॉलिसी क्या है, ये भी जो रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्होंने सेंटर को अर्ज किया है कि हमें क्या करना है, नेशनल रिटेल पॉलिसी को जल्दी से जल्दी फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। जो रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया उन्होंने सेंटर को अर्ज किया कि जो रिटेलर्स हैं उनको अलाउ किया की जाए कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके एज अ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि वो इन एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिट अवेल कर सके। आप सबको पता है एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट काफी स्कीम्स लेके आती है, ठीक है, तो अगर रिटेलर्स इस एमएसएमई में एज अ रजिस्टर कर सकते हैं तो वो उन बेनिफिट्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। इससे पहले सेंटर ने आइडेंटिफाई किया 5 एरियाज इन इट्स प्रपोज नेशनल रिटेल पॉलिसी, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेशनलाइजिंग ऑफ लाइसेंस प्रोसेस, मतलब कि हमें ये सब चीजों को क्या करना है, ज्यादा काम करना है, डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल, फोकस करना है रिफॉर्म्स पे, एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट है थिरुवल्लुवर डे 16 जनवरी को बनाया जाता है, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो तमिल के पोएट थे थिरुवल्लुवर, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये ना हमेशा मैंने नोटिस किया, लाइक ये जो थिरुवल्लुवर है ये हमेशा न्यूज में चला रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइक जरूरी नहीं है वो हमेशा पूछे यूपीएससी, पर कभी तो पूछ सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही वॉज लाइक ही एडवोकेट, ही सपोर्ट करते थे लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, चास्टिटी, नॉन वायलेंस, टेम्परेंस एंड डिवोशन। ये होते थे थिरुकुरल के, जो कि 1330 कलेक्शन है ऑन एथिक्स,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मैटर्स एंड लव। इनके जो आउट ऑफ 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पुरुष शास्त्र, आराम, पोरुल, इनबम, विदु, थिरुकरण ने एड्रेस किया कि ओनली जो फर्स्ट 3 हैं एंड एडवोकेट द पाथ टू विदु, मतलब मोक्ष की में अगर आपको मोक्ष करना है तो ये जो 3 पाथ हैं ये आपके जरूरी है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड द मूपल, दैट इज द 3 एलिमेंट। लास्ट में बात की जल्लीकट्टू, ये आप सबको पता होगा, ये फेस्टिवल होता है। जल्लीकट्टू स्पोर्ट होता है। जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है तमिलनाडु में, जिसको पोंगल के फेस्टिवल पे मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। एक मतलब कि स्पोर्ट हेल्ड होता है इवेंट, ठीक है। ये फेस्टिवल एक नेचर का सेलिब्रेशन है एंड हम क्या करते हैं, मतलब कि हार्वेस्ट जो क्रॉप उस वक्त हार्वेस्ट की जाती है उसको थैंक्स करते हैं, नेचर को थैंक्स करते हैं, इसलिए जो कैरेक्टर को वर्शिप किया जाता है। अभी क्या किया है, जो जल्लीकट्टू को संगम लिटरेचर में भी रेफरेंस किया है। इसके अलावा जो बुल टेमिंग है वो डिस्कवर्ड किया गया, उसकी सील को डिस्कवर किया गया था मोहनजोदड़ो में भी, जो नियर अबाउट 25,000 टू 1800 बीसी से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ पे जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट इवेंट है वो कहाँ पे मतलब कि पॉपुलर है, मदुरई में, तमिलनाडु में ही है, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई, दिंडुगल डिस्ट्रिक्ट्स में है। देखो दिंडीगुल हमने पहले पढ़ा था कभी, लोक सिटी की है, ठीक है, कि आपकी जो लोक्स है ना उनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डेली पढ़ोगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन सब दिंडुगुल, इन सब डिस्ट्रिक्ट में काफी पॉपुलर है और इसको हम जल्लीकट्टू बेल्ट भी बोलते हैं। हां, आप सबको पता होगा जल्लीकट्टू को बैन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।